कुछ जगह सूख जाती है और कुछ लोग, लेकिन कभी कभी बिल्कुल आखिरी पल में एक बहुत पतली सी धार फिर से बहना याद कर लेती है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो रोज एक सूखी नहर के किनारे खड़ा होकर अपने भीतर की आवाज सुनता था। एक गांव जहां दीवारों में दरारें हैं, खिड़कियां आधी खुली हैं और यादें पानी से ज्यादा भारी हैं। ये कहानी डर की है, पछतावे की है और उस उम्मीद की जो शोर नहीं करती, बस चुपचाप साथ बैठ जाती है। अगर आप थके हुए हैं, अगर मन भारी है, तो ये कहानी आपके लिए है। बस आराम से सुनिए और खुद को बहने दीजिए। धीमी शाम में सूखी नहर के किनारे खड़ा वो आदमी जैसे अपने ही भीतर की प्यास सुन रहा था। कुछ अधूरी यादें हवा में तैर रही थी और सच बहुत धीरे से उसके दिल की दीवारों से टकरा रहा था। गांव के पुराने हिस्से में, जहां कच्ची सड़क पर धूल हर कदम के साथ उठकर फिर बैठ जाती थी, वहीं नहर के पास एक झुका हुआ पीपल था, जिसकी छाया में रमेश रोज शाम को थोड़ी देर चुपचाप बैठता था, जैसे दिन भर के शोर को वही उतार देता हो। नहर अब बरसों से सूखी थी। उसकी तली में जमी दरारें वैसी ही थी जैसे रमेश की जिंदगी में पड़ी खामोश टूटन, जिनके बारे में उसने कभी किसी से बात नहीं की। उसके घर की दीवारें पीली पड़ चुकी थी, लकड़ी की खिड़की आधी खुली रहती थी और भीतर एक पुरानी कुर्सी थी जिस पर उसकी मां आखिरी दिनों में बैठा करती थी, हाथ में दिया लेकर, जो अब आधा जला हुआ उसी कोने में रखा था। रमेश सुबह खेत जाता, शाम लौटता और रात को उसी खिड़की के पास बैठकर बाहर देखते हुए सोचता कि कैसे सब कुछ धीरे धीरे उससे छूटता चला गया, बिना आवाज किए। कभी कभी वो नहर की तरफ देखता, जहां पानी की जगह अब सिर्फ यादें बहती थी। बचपन की हंसी, पिता की सख्त आवाज और एक खत जो सालों पहले आया था और आज भी संदूक में बंद पड़ा था। उस खत को उसने कई बार हाथ में लिया, लेकिन हर बार पढ़ने से पहले ही रख दिया, जैसे डरता हो कि सच पढ़ लेने से भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट जाएगा। गांव की शामें लंबी होती थी, सूरज ढलते समय मिट्टी सुनहरी हो जाती थी और उसी रोशनी में रमेश को अपने अपराध साफ दिखते थे। वे फैसले जो उसने डर के कारण नहीं लिए, वे रास्ते जिन पर वो नहीं चला। एक दिन जब हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी और नहर के पास रखा पुराना पत्थर भी सिहर रहा था, रमेश ने संदूक खोला और खत बाहर निकाला। उसकी स्याही हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन शब्द अब भी जिंदा थे। खत पढ़ते हुए उसकी आंखें रुक रुक कर बंद हो रही थी, जैसे हर पंक्ति उसे किसी पुराने कमरे में ले जा रही हो, जहां उसकी बहन आखिरी बार उससे नाराज होकर चली गई थी। उसी पल पास की दीवार से गिरा थोड़ा सा पलस्तर जमीन पर गिरा और वो आवाज रमेश के भीतर तक उतर गई, जैसे कुछ और भी टूट रहा हो। उसे लगा कि नहर में कहीं दूर पानी की हल्की सी आवाज आई, जबकि वहां कुछ भी नहीं था। बस उसकी अपनी उम्मीद थी, जो डर और पछतावे के बीच से रास्ता खोज रही थी। रमेश की आंखों से आंसू निकले, लेकिन वे तेज नहीं थे, बस चुपचाप गालों पर उतर आए और उसने पहली बार खुद को माफ करने की कोशिश की, ये मानते हुए कि डर भी इंसान होने का ही एक हिस्सा है। रात गहरी हुई, लेकिन आकाश साफ था और तारों की हल्की रोशनी नहर की सूखी सतह पर गिरकर उसे किसी पुराने वादे की तरह चमका रही थी, जैसे सुबह कुछ बदल सकता हो। उसे याद आया कि उसकी मां कहा करती थी, पानी देर से आए, पर आए तो जमीन फिर सांस लेने लगती है। और उस वाक्य में उसे एक नई शुरुआत की बहुत हल्की सी उम्मीद महसूस हुई, जैसे सूखी नहर की आखिरी धार अब भी कहीं भीतर बह रही हो। अगर यह कहानी आपके दिल के किसी शांत कोने को छू गई हो, तो इसे वही ठहरने दीजिए, बिना किसी शोर के। इतनी देर साथ रहने के लिए धन्यवाद। अब बस आंखें बंद करें और उस सुकून को महसूस करें। उस सुकून के बाद भी रमेश की नींद पूरी तरह आई नहीं थी। वो चारपाई पर लेटा हुआ छत की लकड़ियों को देख रहा था, जिनमें से कुछ में दरारें थी और उन दरारों के बीच फंसी धूल चांदनी में हल्की सी चमक रही थी।
जैसे वक्त कहीं अटक गया हो। और उसी अटके हुए वक्त में उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थी। बाहर सूखी नहर की तरफ से आती ठंडी हवा खिड़की के पर्दे को हिला रही थी, और हर झोंके के साथ उसे लग रहा था कि कोई पुरानी बात फिर से उसे छूकर निकल गई हो। वो उठकर बैठ गया, नंगे पांव जमीन पर रखा। मिट्टी ठंडी थी, जैसे रात ने दिन की सारी गर्मी अपने भीतर समेट ली हो। उसने खिड़की से बाहर देखा। गांव लगभग सो चुका था। कहीं कहीं पीले बल्ब की हल्की रोशनी थी, और दूर मंदिर की घंटी हवा के साथ बहुत धीमी होकर आई, जैसे कोई याद जो अब शोर नहीं मचाती, बस मौजूद रहती है। रमेश को लगा कि उसके भीतर डर और उम्मीद दोनों एक साथ बैठे हैं। एक उसे पीछे खींच रहा है और दूसरा बहुत धीरे से आगे बढ़ने को कह रहा है। उसने संदूक की तरफ देखा जो अभी भी खुला पड़ा था। खत आधा बाहर निकला हुआ था, जैसे वो खुद आगे आना चाहता हो। रमेश ने उसे फिर से उठाया। इस बार हाथ कांप नहीं रहे थे, बस थोड़ा भारीपन था। खत के कागज से एक पुरानी खुशबू उठी, शायद मां के हाथों की या बहन की हंसी की। उसे ठीक से याद नहीं आया, लेकिन दिल में कुछ नरम हो गया। उसने पढ़ना जारी रखा, और हर शब्द के साथ उसे ये एहसास हुआ कि जिन बातों से वो भागता रहा, वे अब भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। खत में बहन ने लिखा था कि वो शहर जा रही है, डरती है, लेकिन रुकना उससे ज्यादा डरावना लग रहा है। और उसने रमेश से बस इतना चाहा था कि वो उसे समझे, रोकने की कोशिश न करे। उस रात रमेश ने रोकने की कोशिश नहीं की थी, न समझने की, न साथ चलने की, बस चुप रहा था। और वही चुप्पी अब बरसों बाद भी उसके कंधों पर बैठी हुई थी। बाहर कहीं एक कुत्ता भौंका, और फिर सब शांत हो गया, जैसे गांव भी उसकी यादों को बिना टोके गुजरने दे रहा हो। रमेश ने खत मोड़कर सीने से लगा लिया, आंखें बंद की, और पहली बार उसने उस रात को पूरा देखा जिसे वो हमेशा आधा छोड़ देता था। मां का बुझता हुआ दिया, बहन की पीठ, और उसकी अपनी परछाई जो दीवार पर कांप रही थी। उसे लगा कि उस दीवार की दरार अब थोड़ी और चौड़ी हो गई है, लेकिन इस बार उससे डर नहीं लगा, कि ऐसा लगा जैसे हवा को आने की जगह मिल गई हो। धीरे धीरे रात ढलती गई। मुर्गे की पहली आवाज आई, बहुत दूर से, और आसमान का रंग बदलने लगा। रमेश को पता चला कि उसने आंख लगाए बिना ही पूरी रात काट दी है, लेकिन थकान नहीं थी, बस एक हल्की सी खाली जगह थी जो अब भरने को तैयार लग रही थी। वो बाहर नहर की तरफ चला गया। सुबह की पहली रोशनी सूखी मिट्टी पर पड़कर उसे अलग रंग दे रही थी। दरारें अब भी थी, लेकिन उनमें छाया नहीं, रोशनी थी। रमेश ने हाथ से मिट्टी उठाई, उंगलियों के बीच से गिरने दी, और उसे लगा जैसे कुछ उसके भीतर से भी फिसलकर हल्का हो गया हो। उसे याद आया कि बचपन में वो यही नहर के किनारे बैठकर डरता था कि पानी कभी खत्म न हो जाए। और आज पानी नहीं था, लेकिन डर भी वैसा नहीं रहा। कहीं पास से एक साइकिल गुजरी, घंटी की हल्की आवाज के साथ, और उसे एहसास हुआ कि गांव अब भी चल रहा है, रुका नहीं है, जैसे उसकी जिंदगी भी शायद अब रुकने के लिए नहीं बनी। उसने नहर के आखिरी मोड़ तक देखा, जहां दूर तक सूखापन था, लेकिन मन में एक बहुत धीमी सी आवाज आई कि कभी न कभी, किसी मौसम में यहां फिर से पानी आएगा। और अगर नहीं भी आया, तो भी ये नहर बेकार नहीं है, क्योंकि इसने इंतजार करना सिखा दिया है। रमेश ने लंबी सांस ली। सूरज अब साफ दिख रहा था, और उसकी गर्मी डराने वाली नहीं थी, बस मौजूद थी, जैसे ये कह रही हो कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो बचा है उसे जिया जा सकता है। और उसी एहसास के साथ वो घर की तरफ लौटा, मन में ये जानते हुए कि ये सुबह किसी बड़े बदलाव का ऐलान नहीं कर रही, बस एक बहुत छोटी लेकिन सच्ची शुरुआत है। ऐसी शुरुआत जो बिना शोर किए दिल के अंदर जगह बना लेती है। ऐसी ही शुरुआत के साथ रमेश के दिन अब थोड़ा सा अलग महसूस होने लगे। वो सुबह खेत जाते हुए भी नहर की तरफ एक नजर जरूर डालता, जैसे वहां कुछ बदल तो नहीं गया, और हर बार वही सूखी मिट्टी, वही दरारें उसे दिखती, लेकिन उनके बीच
अब उसे अपना डर उतना तीखा नहीं लगता था। खेत में काम करते हुए जब हल मिट्टी चीरता तो उस आवाज में उसे अपने भीतर की गांठों के खुलने की ध्वनि सुनाई देती। दोपहर की धूप में जब पसीना आंखों में भर आता तब भी उसे शिकायत नहीं होती, क्योंकि उस जलन में उसे जिंदा होने का एहसास मिलता। गांव की गलियों में चलते हुए पुराने घरों की दीवारों पर चढ़ी काई, टूटी खिड़कियां और जंग लगे ताले अब उसे उदास नहीं करते थे, बल्कि ये बताते थे कि हर चीज का अपना समय होता है। कुछ टिकती है, कुछ छूट जाती है। शाम को लौटते वक्त वो अक्सर उसी पीपल के नीचे रुकता जहां से नहर दिखती थी, और वही बैठकर अपने बचपन की परतें खोलता। उसे याद आता कि कैसे वह और उसकी बहन बारिश के दिनों में नहर के किनारे कागज की नावें छोड़ते थे और डरते भी थे कि कहीं नाव डूब न जाए, लेकिन फिर भी छोड़ देते थे, क्योंकि छोड़ने में ही मजा था। आज वही जगह उसे ये सिखा रही थी कि कुछ चीजें बहाने के लिए होती है, थामे रखने के लिए नहीं। एक शाम उसने देखा कि नहर के पास का पुराना दरवाजा, जो बरसों से बंद पड़ा था, थोड़ा सा खुला है। हवा से हिलता हुआ उसकी चरमराहट उसे भीतर तक सुनाई दी। उसने उसे बंद करने के बजाय खुला ही छोड़ दिया, जैसे वो खुद भी अब पूरी तरह बंद नहीं रहना चाहता था। घर लौटकर उसने मां की पुरानी अलमारी खोली, जिसमें कपड़ों के नीचे एक छोटी सी डायरी मिली। पीले पन्ने, टेढ़ी लिखावट और हर पन्ने पर बहुत कम शब्द। मां की आदत थी ज्यादा लिखने की नहीं, बस उतना जितना जरूरी हो। रमेश ने पढ़ना शुरू किया। उसमें ज्यादातर बातें रोजमर्रा की थी, लेकिन कुछ पन्नों पर बहन का जिक्र था, उसकी जिद, उसका डर और मां की ये चिंता कि बच्चे अपने रास्ते खुद चुनते हैं, हमें बस उनके लिए दिया जलाना चाहिए। रमेश की आंखें फिर भर आई, लेकिन इस बार आंसू बोझ नहीं थे। वे जैसे भीतर जमी धूल को धो रहे थे। बाहर आंगन में आधा जला दिया रखा था, जो उसने बरसों पहले यूं ही छोड़ दिया था। उसने उसे उठाया, साफ किया और उसमें तेल डालकर जलाया। लौ बहुत छोटी थी, लेकिन स्थिर, और उस रोशनी में उसे लगा जैसे मां की परछाई दीवार पर फिर से हिल रही हो। उसी पल उसे ये डर भी महसूस हुआ कि अगर वो अब भी कुछ नहीं बदलेगा तो ये रोशनी भी किसी दिन बुझ जाएगी। ये डर नया नहीं था, लेकिन अब उसके साथ उम्मीद भी थी। गांव में अगले हफ्ते मेले की तैयारी शुरू हो गई। रंगीन कपड़े, बांस की खपच्चियां और बच्चों की बढ़ती आवाजें। रमेश ने बरसों से मेले में जाना छोड़ दिया था। उसे भीड़ से डर लगता था, हंसी से डर लगता था, लेकिन इस बार उसने तय किया कि वो जाएगा। मेले की शाम जब उसने साफ कुर्ता पहना और बाहर निकला तो दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, जैसे कोई बंद कमरा पहली बार खुलने जा रहा हो। मेले में ढोल की आवाज बहुत तेज नहीं थी, बस इतनी कि दिल को जगा दे। रोशनी भी आंखों को चुभती नहीं थी। वो धीरे धीरे चलता रहा। मिट्टी की खुशबू, पकते जलेबी की मिठास और बच्चों की खिलखिलाहट उसके भीतर कहीं बहुत गहरे उतरती चली गई। तभी उसने देखा कि एक लड़की नहर की तरफ जाती पगडंडी पर खड़ी है। पीठ उसकी तरफ थी, बालों में वही पुरानी सी चोटी। रमेश का दिल एक पल को रुक गया। डर और उम्मीद फिर आमने सामने खड़े थे। वो आगे बढ़ा। कदम भारी थे, लेकिन रुके नहीं। लड़की मुड़ी, चेहरा अलग था, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो कभी उसकी बहन की आंखों में हुआ करती थी। वो मुस्कुराई, बस एक साधारण मुस्कान, लेकिन उस मुस्कान में रमेश को यह एहसास हुआ कि हर कहानी लौटकर वही नहीं बनती, लेकिन नई कहानियां भी पुरानी को भर सकती हैं। वो लड़की मेले की तरफ चली गई और रमेश वही खड़ा रहा, नहर की तरफ देखते हुए। उसे लगा जैसे सूखी नहर के भीतर कहीं बहुत नीचे एक बहुत पतली सी धार अब भी जिंदा है, जो शायद दिखती नहीं, लेकिन बहना नहीं भूली है। रात गहराई, मेले की आवाजें धीरे धीरे शांत हुई और रमेश घर लौटा। थकान थी, लेकिन मन शांत था। उसने खिड़की खोली, हवा को आने दिया और पहली बार बिना डर के आंखें बंद की, जैसे उसने खुद से वादा कर लिया हो कि अब वो हर आने वाली सुबह से भागेगा नहीं, बल्कि उसे चुपचाप स्वीकार करेगा।
ठीक वैसे ही जैसे सूखी नहर अपने भीतर आखिरी धार को सहज कर रखती है, बिना शोर किए, बिना शिकायत के। उस रात की नींद कुछ गहरी थी, लेकिन सपनों में भी रमेश के भीतर वही धीमी हलचल चलती रही, जैसे कोई पुराना ताला बहुत नीचे से करवट बदल रहा हो। सुबह जब वो उठा तो आंगन में गिरी धूप कुछ अलग लगी, जैसे कल की तुलना में जरा नरम हो। उसने पानी का लोटा उठाया, चेहरे पर छींटे मारे और आईने में खुद को देखा। वही चेहरा था, वही झुर्रियां, वही आंखें, लेकिन उनके भीतर जमी परछाई अब उतनी घनी नहीं थी। बाहर गांव जाग चुका था। कहीं चूल्हे की आग जलने की आवाज, कहीं किसी बच्चे की हंसी और कहीं दूर से आती बैलों की घंटी। रमेश ने धीरे से दरवाजा खोला। लकड़ी की कुंडी की चरमराहट उसे अब चुभी नहीं, बल्कि जाने पहचानी लगी, जैसे ये आवाज भी उसी घर का हिस्सा हो जो उसे छोड़ने नहीं वाली। वो नहर की तरफ चला। रास्ते में उसने देखा कि कल मेले से लौटते वक्त गिरा हुआ एक कागज का झंडा अब भी जमीन पर पड़ा है, थोड़ा सा गीला, रंग फीका, लेकिन हवा में हिलता हुआ। उसने उसे उठाया नहीं, बस देखते हुए आगे बढ़ गया। नहर के पास पहुंचकर उसने महसूस किया कि सुबह की हवा में हल्की सी नमी है। शायद कहीं दूर बारिश हुई हो, या शायद ये सिर्फ उसका मन था जो अब हर छोटी चीज में बदलाव ढूंढने लगा था। वो पत्थर पर बैठ गया, वही पुराना पत्थर जिसकी ठंडक अब उसे अजनबी नहीं लगती थी। उसकी नजर नहर की तली पर गई। दरारों के बीच फंसी सूखी पत्तियां, टूटे हुए सीप और मिट्टी की महीन रेखाएं। और अचानक उसे लगा कि ये सब उसके भीतर की तरह है। टूटी हुई चीजें भी अपनी जगह पर चुपचाप पड़ी है, बिना ये मांगे कि उन्हें जोड़ा जाए। तभी उसने देखा कि नहर के किनारे किसी ने एक छोटा सा गड्ढा खोद रखा है। शायद बच्चों ने खेलते हुए। उसमें थोड़ी सी नमी थी। रमेश ने उंगली से मिट्टी को छुआ। ठंडी थी, और उस ठंडक में उसे अजीब सा सुकून मिला, जैसे कोई बहुत पुराना डर अब उसके हाथ से फिसल गया हो। उसी समय उसे याद आया कि बहन बचपन में कहा करती थी कि जमीन कभी झूठ नहीं बोलती। अगर वो गीली है तो कहीं न कहीं पानी जरूर होगा। ये याद उसके दिल में अटक गई। वो उठा और नहर के साथ साथ थोड़ा आगे चला। वहां एक टूटी हुई लकड़ी की बेंच थी, जिस पर कभी बूढ़े बैठा करते थे। अब उस पर धूप और छाया एक साथ खेल रही थी। रमेश वहीं बैठ गया, आंखें बंद की, और पहली बार उसने खुद को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की। न अपने डर को, न अपने पछतावे को, बस सांस ली, धीरे धीरे, जैसे किसी को मनाना हो कि वो यही रहे, कहीं न जाए। उसे लगा कि अगर उसकी बहन आज सामने होती तो वो उससे बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन शायद कुछ कहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ साथ बैठना ही काफी होता है। ये सोच उसके भीतर उतरती चली गई। गांव लौटते हुए उसने देखा कि उसके घर की दीवार पर पड़ी दरार में एक छोटा सा पौधा उगाया है। न जाने कब, न जाने कैसे, लेकिन वो वही था, हरा, जिद्दी। और रमेश को हंसी आ गई, बहुत हल्की सी, जैसे वो हंसी भी खुद से डरती हो। उसने पौधे को छुआ, पानी डाला और मन ही मन कहा कि अगर यह रह सकता है तो मैं भी रह सकता हूं। दोपहर को वो खेत नहीं गया। ये फैसला उसने बिना अपराध बोध के लिया। घर के भीतर उसने पुरानी तस्वीरें निकाली, मां की, पिता की, बहन की और अपनी भी, जब वो कम बोलता था, लेकिन आंखों में सवाल बहुत होते थे। उसने तस्वीरें एक एक करके देखी, कुछ देर के लिए रुका और फिर उन्हें वापस संदूक में रख दिया, जैसे उन्हें निकालना ही काफी था। दोबारा सजाने की जरूरत नहीं। शाम को आसमान पर बादल आए, बहुत घने नहीं, बस ऐसे जैसे कोई सोच में डूबा हो। रमेश आंगन में बैठा, आधा जला दिया, फिर से जलाया, और उसकी लौ इस बार बिना कांपे जलती रही। उसे डर लगा कि कहीं बारिश आ गई तो दिया बुझ जाएगा, लेकिन उसने उसे भीतर नहीं रखा। वो चाहता था कि अगर बुझना हो तो खुले में बुझे, जैसे सच हमेशा खुले में होना चाहिए। पहली बूंद गिरी, मिट्टी से खुशबू उठी, बहुत हल्की लेकिन सच्ची। रमेश की आंखें भर आई। ये बारिश बहुत तेज नहीं थी,
बस इतनी कि जमीन को याद दिला दे कि वो अभी जिंदा है। नहर में पानी नहीं आया, लेकिन हवा में कुछ बदल गया। रमेश ने महसूस किया कि उसके भीतर जो डर था वो अब उसे रोक नहीं रहा, बस सावधान कर रहा है। और जो पछतावा था वो अब सजा नहीं दे रहा, बस याद दिला रहा है। बारिश रुक गई, शाम गहरी हुई और आकाश में एक हल्की सी लालिमा फैल गई। रमेश वही बैठा रहा, बिना कुछ किए, बिना कहीं जाने की जल्दी में। उसे लगा जैसे वो पहली बार अपनी जिंदगी के साथ चल रहा हो, उसके आगे या पीछे नहीं। और उसी शांति में उसने ये स्वीकार कर लिया कि हर घाव भरता नहीं, लेकिन हर घाव के साथ जिया जा सकता है, जैसे सूखी नहर के साथ गांव जीता है, उम्मीद रखते हुए लेकिन जिद किए बिना। और उस एहसास के साथ उसने आंखें बंद की, सांस ली और मन में बहुत धीरे से कहा कि अगर कल कुछ बदले या न बदले, आज का ये सुकून उसके लिए काफी है। उस सुकून के बाद भी रमेश के भीतर कहीं एक हल्की सी बेचैनी बची हुई थी, जैसे कोई अधूरी बात जो पूरी तरह कहीं नहीं गई हो। अगली सुबह जब वो उठा तो बारिश के बाद की नमी अब भी हवा में तैर रही थी। दीवारों पर चिपकी मिट्टी की खुशबू और आंगन में फैली ठंडक उसे बचपन की उन सुबहों में ले गई, जब स्कूल जाने से पहले वो नंगे पांव बाहर खड़ा होकर आसमान देखा करता था। आज भी उसने वही किया, लेकिन इस बार आसमान से कुछ मांगने के लिए नहीं, बस देखने के लिए। नहर की तरफ से आती हवा में अब सूखेपन के साथ साथ एक इंतजार भी था, जैसे मीन खुद तय नहीं कर पा रही हो कि उसे खुश होना है या अभी रुकना है। रमेश खेत की तरफ नहीं गया, वो गांव की उस पगडंडी पर चल पड़ा जो बहुत कम इस्तेमाल होती थी, जहां पुराने मकान थे, बंद दरवाजे, टूटे किवाड़ और खिड़कियों में जमी चुप्पी। एक घर के सामने वो रुक गया। ये वही घर था जहां कभी उसकी बहन की सहेली रहती थी। अब वहां ताला लटका था, जंग लगा और दीवार पर उखड़ती पुताई के नीचे से ईंटें झांक रही थी। रमेश ने ताले को छुआ नहीं, बस उसे देखा और उसे एहसास हुआ कि कुछ ताले खोलने के लिए नहीं होते, बस ये याद दिलाने के लिए होते हैं कि कभी यहां कोई कहानी रही थी। आगे बढ़ते हुए उसे एक पुरानी चिट्ठी जमीन पर पड़ी मिली, शायद किसी की नहीं, बस हवा से उड़कर आई हुई। उसने उसे उठाया, खोला नहीं और पास के पत्थर पर रख दिया। जैसे हर शब्द को पढ़ना जरूरी नहीं होता, कुछ शब्द बस मौजूद रहकर भी अपना काम कर देते हैं। नहर के पास पहुंचकर उसने देखा कि कल का छोटा सा गड्ढा अब थोड़ा और गहरा हो गया है। शायद बारिश का पानी कुछ देर वहां रुका था। रमेश ने उसमें झांका। नीचे की मिट्टी अब भी नम थी और उस नमी में उसे अपने भीतर की वह जगह दिखी जहां डर अब भी रहता था, लेकिन सूखा नहीं था। उसे अचानक ये डर लगा कि अगर सच में कभी पानी आया तो क्या वो तैयार होगा? क्या वो उस बहाव को संभाल पाएगा या फिर किसी और तरह की टूटन होगी? ये डर उसे कुछ पल के लिए पीछे खींचने लगा। उसने कदम पीछे किए, सांस तेज हुई और तभी उसे याद आया कि मां कहा करती थी कि डर हमेशा पहले आता है क्योंकि वो रास्ता साफ करता है। रमेश वही बैठ गया, नहर के किनारे, हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद की और अपने डर को जाने नहीं दिया। उसे भागने को नहीं कहा, बस बैठने दिया। कुछ देर बाद सांसें खुद ही धीमी हो गई और उस डर की धार भी कुछ कम तीखी लगने लगी। उसे लगा जैसे उसने पहली बार डर से लड़ने के बजाय उसे सुन लिया हो। दोपहर होते होते गांव में एक खबर फैल गई कि ऊपर के इलाके में पानी छोड़ा जा सकता है। यह खबर किसी पक्के भरोसे के साथ नहीं आई थी, बस कानों कान। और इसी अधूरी खबर ने गांव के भीतर हलचल पैदा कर दी। कोई खुश था, कोई शक में और कोई उदास कि अगर पानी आया तो पुरानी दीवारें टिक पाएंगी या नहीं। रमेश ने यह सब सुना, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो घर लौट आया, संदूक खोला और बहन का खत फिर से निकाला। इस बार उसने उसे पूरा पढ़ा, बिना रुके, बिना पंक्तियों से आंख चुराए। आखिरी पंक्ति में लिखा था कि अगर कभी लगे कि लौटना चाहिए तो वो लौटेगी, लेकिन अगर वो नहीं लौटी तो रमेश से बस इतना चाहा था कि वो खुद से मुंह न मोड़े। ये पंक्ति उसके भीतर देर तक गूंजती रही,
शाम को जब वो नहर की तरफ गया तो देखा कि कुछ बच्चे वहां खेल रहे हैं, मिट्टी से हाथ सने, हंसते हुए। उन्हें सूखी नहर से कोई शिकायत नहीं थी, उनके लिए वो भी एक जगह थी। रमेश ने उन्हें देखा और मुस्कुराया, बहुत हल्की मुस्कान, जैसे मन ने पहली बार किसी डर के बिना किसी चीज को स्वीकार किया हो। सूरज ढलने लगा, रोशनी नहर की तली पर तिरछी पड़ने लगी और उस रोशनी में दरारें कम कठोर लग रही थी, जैसे वे भी थककर नरम हो गई हों। रमेश वहीं खड़ा रहा और उसे एहसास हुआ कि वो अब उस दिन से नहीं डरता जब पानी आएगा, और न ही उस दिन से जब शायद कभी ना आए, क्योंकि उसके भीतर जो सूखी नहर थी उसमें अब आखिरी धार सिर्फ याद नहीं बल्कि समझ बन चुकी थी। और उस समझ के साथ वो घर लौटा, धीमे कदमों से, बिना जल्दी के, जैसे हर कदम अपने आप में पूरा हो। उन कदमों की धीमी आवाज के साथ ही रमेश के भीतर कुछ और भी स्थिर होने लगा, जैसे लंबे समय से हिलती हुई कोई चीज अब अपनी जगह बैठ गई हो। रात को उसने दिया नहीं जलाया, बस खिड़की खुली छोड़ दी, चांदनी को भीतर आने दिया, और चारपाई पर लेटते हुए उसने छत को नहीं, अपने मन के उस कोने को देखा जहां अब डर की जगह थकान थी। लेकिन वो थकान भी सुकून देने वाली थी, जैसे दिन भर रोकर सोने के बाद आती है। सुबह जब आंख खुली तो चिड़ियों की आवाज कुछ ज्यादा पास लगी, शायद खिड़की पूरी रात खुली रहने की वजह से, या शायद उसकी सुनने की आदत बदल रही थी। वो उठा, आंगन में आया और देखा कि रात की नमी ने दीवार की दरारों को और साफ कर दिया है। उन दरारों के बीच पौधा अब थोड़ा और खड़ा दिख रहा था। रमेश ने उसके पास बैठकर मिट्टी को उंगलियों से दबाया, पानी डाला और मन ही मन ये स्वीकार किया कि हर चीज को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ चीजों की देखभाल की जा सकती है। गांव में उस दिन हल्की बेचैनी थी। लोग नहर की तरफ बार बार जा रहे थे, जैसे कुछ देखने की उम्मीद में। रमेश भी चला, लेकिन इस बार उसकी चाल में उतावलापन नहीं था। वो नहर के किनारे खड़ा हुआ, दूर तक देखा, सूखी सतह, वही दरारें, लेकिन हवा में अब एक अलग सी गंध थी, मिट्टी और घास की मिलीजुली, जैसे जमीन खुद भी किसी खबर का इंतजार कर रही हो। तभी उसने देखा कि नहर के एक कोने में पानी की बहुत पतली सी परत चमक रही है, इतनी कम कि उसे पानी कहना भी मुश्किल हो। शायद रात की बारिश का बचा हुआ हिस्सा, या ऊपर से रिसकर आया हुआ कुछ। रमेश ने झुककर उसे छुआ, ठंडा था, सच्चा था, और उस पल उसका दिल बहुत हल्का हो गया, जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो कि हर शुरुआत शोर नहीं करती, कुछ बस चुपचाप होती है। उसके आसपास खड़े लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि ये कुछ नहीं है, कोई कह रहा था कि अब पानी आएगा। लेकिन रमेश ने कुछ नहीं कहा, वो बस उस चमकती परत को देखता रहा। उसे लगा जैसे ये वही आखिरी धार है जिसके बारे में वो इतने दिनों से सोच रहा था। छोटी, नाजुक, लेकिन मौजूद। घर लौटते हुए उसने रास्ते में पुराना कुआं देखा, जिसके पास वो बरसों से नहीं गया था। उसने भीतर झांका, अंधेरा था, लेकिन नीचे से हल्की ठंडक उठ रही थी। उसे एहसास हुआ कि बहुत कुछ जो दिखता नहीं फिर भी जिंदा रहता है। दोपहर में उसने मां की डायरी फिर निकाली। इस बार एक पन्ना ऐसा था जो उसने पहले छोड़ दिया था। उसमें लिखा था कि इंसान अपने डर से आगे तब बढ़ता है जब वो समझ लेता है कि डर उसे रोकने नहीं, बचाने आता है। रमेश ने वो पन्ना बंद किया और पहली बार उसे मां की गैर मौजूदगी इतनी भारी नहीं लगी, जैसे उनके शब्द अब भी उसके आसपास थे। शाम को जब सूरज ढल रहा था तो नहर की उस पतली धार पर रोशनी पड़कर चमक उठी और रमेश को लगा जैसे किसी ने बहुत दूर से आंख मार दी हो। वो वहीं बैठ गया, पत्थर पर, और अपने भीतर की आवाज सुनी, जो अब उसे दोष नहीं दे रही थी, बस याद दिला रही थी कि जीना अभी बाकी है। रात को उसने दिया फिर जलाया, लेकिन इस बार डर से नहीं, आदत से भी नहीं, बस इसलिए कि उसे अच्छा लगा। लौ स्थिर थी, और उस रोशनी में उसने ये महसूस किया कि कुछ खुशियां बहुत बड़ी नहीं होती, वे बस डर और पछतावे के बीच एक छोटी सी जगह बना लेती है।
और वही जगह इंसान को अगली सुबह तक ले जाती है। रमेश देर तक जागा रहा, खिड़की से आती हवा को सुनता हुआ, और जब नींद आई तो बिना सवालों के आई, जैसे उसने भीतर के हर हिस्से को कह दिया हो कि अभी इतना काफी है, अभी बस इतना ही, अभी इतना ही काफी है। इसी एहसास के साथ अगली सुबह रमेश की नींद खुली, और पहली बार उसे लगा कि नींद ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि धीरे से वापस भेज दिया है, जैसे कोई कह रहा हो कि अब उठो, बाहर तुम्हारा इंतजार है। वो उठा, खिड़की से झांका और देखा कि नहर की तरफ हल्की धुंध बैठी है। धुंध के भीतर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन दिखाई कम दे रहा था, जैसे जिंदगी कभी कभी जानबूझकर चीजों को आधा छुपा देती है ताकि हम उन्हें महसूस करना सीखें। रमेश ने चाय बनाई, कप को दोनों हाथों से पकड़ा, उसकी गर्मी हथेलियों में उतरी, और उसे लगा कि ये छोटी सी गर्माहट भी अब किसी सहारे जैसी है। बाहर निकलकर वो नहर की तरफ चला। रास्ते में उसे वही पुराने घर दिखे, वही बंद खिड़कियां, लेकिन आज उनमें से कुछ में धुंध के पीछे हल्की रोशनी थी, जैसे कोई भीतर जाग चुका हो। नहर के पास पहुंचकर उसने देखा कि कल की वो पतली धार अब भी वहां है, थोड़ी और फैली हुई, लेकिन अब भी बहुत शांत। उसने घुटनों के बल बैठकर उसे देखा, और एक पल के लिए डर लगा कि अगर वो उसे ज्यादा देखेगा तो कहीं ये गायब न हो जाए, जैसे खुशियां अक्सर डर की वजह से छोटी रह जाती है। लेकिन उसने नजर नहीं हटाई, बस देखता रहा, जब तक डर खुद थककर पीछे नहीं हट गया। उसी समय उसे याद आया कि बरसों पहले उसके पिता भी ऐसे ही नहर को देखते थे, बिना कुछ कहे बस खड़े रहते थे, और रमेश को तब लगता था कि वे किसी बात से नाराज है। आज उसे समझ आया कि वे शायद किसी बात को स्वीकार कर रहे थे। लौटते हुए रमेश पुराने स्कूल के पास रुका। स्कूल अब बंद था। दीवारों पर उखड़ा हुआ रंग, टूटा हुआ बोर्ड और आंगन में उगी घास। उसने उस जगह को देखा जहां कभी वो और उसकी बहन सुबह सुबह खड़े होकर प्रार्थना गाते थे। उसकी आवाज भारी थी, बहन की तेज, और दोनों के बीच वो तालमेल जो अब सिर्फ याद में था। रमेश ने आंखें बंद की और पहली बार उस याद को बिना चुभन के महसूस किया, जैसे किसी पुराने घाव को छुए बिना उसके आसपास की त्वचा को सहलाया जा रहा हो। दोपहर तक गांव में खबर और साफ हो गई कि ऊपर के बांध से पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन इसमें अभी समय है। ये सुनकर कुछ लोग निराश हुए, कुछ ने राहत की सांस ली, और रमेश ने महसूस किया कि वो अब इन दोनों में से किसी भी तरफ पूरी तरह नहीं खड़ा है। वो बस बीच में है, जहां इंतजार है लेकिन बेचैनी नहीं। घर लौटकर उसने संदूक खोला। इस बार बहन का खत नहीं निकाला, बल्कि नीचे रखी एक पुरानी रसीद निकाली, किसी समय की, जिसमें लिखा था कि उसने नहर की सफाई के काम में मजदूरी की थी। उस रसीद को देखकर उसे हैरानी हुई, क्योंकि उसे ये याद ही नहीं था कि उसने कभी नहर के लिए कुछ किया हो। लेकिन कागज झूठ नहीं बोल रहा था। उसे एहसास हुआ कि इंसान अपने किए हुए छोटे काम भी भूल जाता है, और फिर खुद को सिर्फ उन कामों से तौलता है जो वो नहीं कर पाया। शाम को उसने तय किया कि वो नहर के किनारे सफाई करेगा, किसी के कहने पर नहीं, किसी उम्मीद में नहीं, बस इसलिए कि वो कर सकता है। उसने हाथ में कुदाल ली, सूखी घास हटाई, पत्थर किनारे किए और पसीना बहने दिया। काम करते हुए उसे डर नहीं लगा कि ये सब बेकार है। उसे पछतावा नहीं हुआ कि उसने ये पहले क्यों नहीं किया। वो बस करता रहा, और हर उठती धूल के साथ उसे लगा जैसे उसके भीतर से भी कुछ हल्का हो रहा है। सूरज ढलते ढलते उसने काम रोका। नहर वैसी ही थी, लेकिन किनारा थोड़ा साफ था, और उसे लगा कि यही काफी है। उसी समय दूर से किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर देखा। ये गांव का ही एक बूढ़ था, जिसने कहा कि अच्छा है, कोई तो अब भी इस नहर को याद करता है। रमेश ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया, क्योंकि शब्द उस पल जरूरी नहीं थे। रात को वो थका हुआ था, लेकिन थकान में एक अजीब सी खुशी थी। उसने खाना बनाया, दिया जलाया, और मां की तस्वीर के सामने कुछ देर बैठा। बिना कुछ कहे उसे लगा जैसे मां सब देख रही हों और कुछ भी पूछ नहीं रही हों।
बाहर हवा चली, दिए की लौ हिली, लेकिन बुझी नहीं। और रमेश को ये छोटी सी बात बहुत बड़ी लगी। वो चारपाई पर लेटा, आंखें बंद की, और इस बार उसके मन में कोई सवाल नहीं था। न ये कि आगे क्या होगा, न ये कि पीछे क्या रह गया। बस ये कि अभी जो है वही सच है, और वही काफी है। जैसे सूखी नहर की उस आखिरी धार के साथ जो बह रही है, बिना ये साबित किए कि वो नदी बन पाएगी या नहीं। वही सच, वही काफी होने का एहसास रमेश के साथ अगली सुबह तक चला आया। लेकिन उस सुबह में एक हल्की सी घबराहट भी घुली हुई थी। जैसे कोई सपना जागने के बाद भी पूरी तरह छूटता नहीं। वो बाहर निकला तो देखा कि आसमान साफ है, बादल कहीं नहीं, और धूप पहले से ज्यादा तेज लग रही है। नहर की तरफ जाते हुए उसके कदम अपने आप धीमे हो गए, जैसे मन जानता हो कि आज कुछ अलग देखने को मिल सकता है। नहर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि कल की पतली धार अब दिखाई नहीं दे रही। मिट्टी फिर से सूखी लग रही थी, चमक गायब थी, और उस खालीपन को देखते ही उसके भीतर डर की पुरानी परछाई लौट आई। बहुत तेज नहीं, बस इतनी कि सांस थोड़ी रुक जाए। उसने चारों तरफ देखा, शायद कहीं और पानी हो, लेकिन सब वैसा ही था जैसा पहले था। उस पल उसे लगा कि शायद उसने जो देखा था वो बस एक भ्रम था, या फिर उम्मीद की जल्दबाजी। रमेश पत्थर पर बैठ गया, सिर झुकाया, और पहली बार उसे ये डर लगा कि अगर हर उम्मीद ऐसे ही लौट जाए तो क्या वो फिर से उसी सूखेपन में डूब जाएगा। हवा चली, धूल उड़ी, और उसकी आंखों में चुभन हुई। आंसू अपने आप निकल आए। इस बार वे शांति के नहीं थे, बल्कि उस डर के थे जो कहता है कि जो मिला था वो टिकेगा नहीं। उसने मिट्टी को मुट्ठी में भर लिया, कसकर, जैसे उसे रोक लेना चाहता हो। लेकिन मिट्टी उंगलियों के बीच से फिसल गई, और उसी फिसलन में उसे अपनी जिंदगी की बहुत सारी चीजें याद आ गई जो उसने थामने की कोशिश में खो दी थी। उसे गुस्सा भी आया, खुद पर, उस नहर पर, उस उम्मीद पर। लेकिन वो गुस्सा भी बिना आवाज का था, बस भीतर भीतर जलने वाला। कुछ देर बाद वो उठा और बिना नहर की तरफ देखे वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वही पौधा दिखा जो दीवार की दरार में उगा था, धूप में थोड़ा मुरझाया हुआ। रमेश ने उसे पानी दिया, और उसी पल उसे ये एहसास हुआ कि पानी हमेशा दिखकर ही असर नहीं करता, कुछ नमी बस भीतर तक जाती है। बिना सबूत छोड़े दोपहर भारी थी, काम में मन नहीं लगा। वो घर के भीतर इधर उधर घूमता रहा, दीवारों पर पड़ती परछाइयों को देखता रहा। उसे लगा जैसे घर भी उसकी बेचैनी को समझ रहा हो। कोई आवाज नहीं कर रहा था। शाम होते होते गांव में फिर बातें होने लगी कि पानी नहीं आएगा। सब अफवाह थी। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ चिढ़े हुए थे। रमेश ने ये सब सुना, लेकिन अब उसके भीतर कोई जवाब नहीं उठ रहा था। वो बस सुन रहा था, जैसे सुनना ही उस दिन का काम हो। सूरज ढलते समय वो फिर नहर के पास गया, इस बार बिना उम्मीद के, बस आदत के कारण। रोशनी तली पर पड़ी, और उसी रोशनी में उसने देखा कि जहां सुबह सब सूखा लग रहा था, वहां अब मिट्टी थोड़ी गहरी रंग की है, जैसे उसने दिन भर में कुछ अपने भीतर सोख लिया हो। रमेश वही खड़ा रहा, और उसे समझ आया कि हर दिन का सच एक जैसा नहीं होता, और हर सुबह जो वादा करती है शाम तक निभा ही दे, ये जरूरी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सब झूठ है। रात को घर लौटकर उसने दिया नहीं जलाया, बस अंधेरे में बैठा रहा। उसे डर लगा कि कहीं ये अंधेरा फिर से उसे निगल न ले। लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखें उस अंधेरे की आदत डालने लगी, और उसने महसूस किया कि अंधेरा भी एक तरह की जगह देता है जहां इंसान खुद से छिप नहीं सकता। उसी अंधेरे में उसे बहन की आवाज याद आई, बहुत धीमी, जैसे वो कह रही हो कि उम्मीद हमेशा लौट कर आती है, लेकिन हर बार एक ही रास्ते से नहीं। रमेश की आंखें भर आईं। उसने सिर दीवार से टिका दिया, और पहली बार इस डर को स्वीकार किया कि वो फिर से टूट सकता है। और ये स्वीकार करना ही उसे थोड़ा हल्का कर गया। रात गहरी हुई, बाहर सन्नाटा था,
लेकिन भीतर एक धीमी सी सांस चल रही थी। और उसी सांस के साथ उसने खुद से कहा कि अगर कल फिर सूखा दिखे तो भी वो देखना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि देखना ही वो आखिरी चीज है जिसे उसने अब सीख लिया है। और उसी सोच में उसकी आंखें बंद हो गईं। नींद धीरे धीरे आई, बिना वादा किए, बिना डराए, बस आकर ठहर गई, जैसे कोई थका हुआ दोस्त चुपचाप पास बैठ गया हो। उस थके हुए दोस्त जैसी नींद से जागने पर रमेश को यह एहसास हुआ कि कुछ बोझ रात में ही कहीं उतर गया है। सुबह की हवा में एक अजीब सी साफगोई थी, जैसे उसने कुछ भी छुपाने का इरादा नहीं किया हो। रमेश बाहर निकला तो देखा कि आसमान में हल्के बादल हैं, बहुत घने नहीं, बस ऐसे जैसे कोई सोचते सोचते रुक गया हो। नहर की तरफ बढ़ते हुए उसके कदम अब डर से नहीं, एक शांत जिज्ञासा से चल रहे थे। उसे अब यह जानने की जल्दी नहीं थी कि पानी आया या नहीं। वो बस वहां पहुंचना चाहता था, उस जगह तक जहां उसने खुद को बदलते देखा था। नहर के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि मिट्टी अब भी गहरी है और कुछ जगहों पर हल्की सी नमी झलक रही है। ये नमी न तो कल की तरह चमक रही थी, नहीं पूरी तरह गायब थी, बस मौजूद थी। और उसी मौजूदगी ने उसके दिल को थाम लिया। उसने पास पड़ी सूखी टहनी उठाई, मिट्टी पर हल्की सी रेखा खींची, और उसे लगा जैसे वो अपने भीतर की सीमाएं फिर से समझ रहा हो। कितनी दूर तक उम्मीद रखनी है और कहां उसे छोड़ देना है। तभी उसे पास ही एक पुराना ताला दिखा, आधा मिट्टी में धंसा हुआ, शायद बरसों पहले किसी दरवाजे से गिरा होगा। उसने उसे उठाया, साफ किया, और उसे देखकर समझ आया कि ताले सिर्फ बंद करने के लिए नहीं होते, कुछ ताले इसलिए भी होते हैं कि हमें याद रहे कि कभी हमने किसी चीज को सुरक्षित समझा था। रमेश ने वो ताला वही रख दिया, जेब में नहीं रखा, क्योंकि अब उसे चीजें सहेजने का डर नहीं था। वो जानने लगा था कि सब कुछ साथ लेकर नहीं चला जा सकता। घर लौटते समय उसने देखा कि गांव की एक औरत नहर के पास मिट्टी के घड़े धो रही है, बहुत ध्यान से, जैसे पानी कम हो तो भी उसका सम्मान करना चाहिए। उस दृश्य ने रमेश के भीतर कुछ बहुत शांत कर दिया। दोपहर में वो पिता की पुरानी खाट पर बैठा, जो अब इस्तेमाल में नहीं आती थी। लकड़ी चरमराई, लेकिन टूटी नहीं। उसने उस चरमराहट में अपने पिता की मौजूदगी महसूस की, बिना किसी सख्ती के, बस एक स्थिरता के साथ। उसे लगा कि पिता ने भी कभी बहुत कुछ खोया होगा, लेकिन कभी कहा नहीं, और शायद वही चुप्पी उसे विरासत में मिली थी। शाम को गांव में एक छोटी सी बैठक हुई। लोग पानी की बात कर रहे थे, शिकायतें, उम्मीदें और थकी हुई हंसी। रमेश वहां खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं, लेकिन पहली बार उसे ये नहीं लगा कि उसकी चुप्पी उसे दूसरों से अलग कर रही है, बल्कि ये कि उसकी चुप्पी उसे खुद से जोड़ रही है। बैठक के बाद वो नहर की तरफ अकेला चला गया। सूरज ढल चुका था, रोशनी नरम थी, और उसी नरमी में उसने देखा कि नहर के एक मोड़ पर पानी की एक पतली लकीर फिर से उभर आई है, बहुत छोटी, जैसे किसी ने उंगली से रेखा खींच दी हो। रमेश का दिल तेज नहीं धड़का, उसने बस गहरी सांस ली और उस लकीर को देखा, बिना ये पूछे कि ये कब तक रहेगी। उसे समझ आ गया कि डर तब आता है जब हम किसी चीज से भविष्य का वादा मांगते हैं, और सुकून तब आता है जब हम वर्तमान को स्वीकार कर लेते हैं। रात को घर लौटकर उसने दिया जलाया। लौ इस बार थोड़ी कांपी, लेकिन फिर स्थिर हो गई। रमेश ने खाना खाया, खिड़की से बाहर देखा, और उसे महसूस हुआ कि वो अब उस आदमी जैसा नहीं रहा जो सूखी नहर के किनारे खड़ा होकर सिर्फ अपनी प्यास सुनता था। वो अब उस आदमी जैसा था जो सूखेपन में भी बहाव पहचान लेता है। सोते वक्त उसने अपने भीतर ये स्वीकार किया कि हर दिन उम्मीद नहीं लाता, लेकिन हर दिन देखने की वजह जरूर देता है। और उसी स्वीकार के साथ उसकी आंखें बंद हो गई। मन में कोई सवाल नहीं, बस एक बहुत हल्की सी शांति, जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। उस माफी जैसे एहसास के साथ रमेश की सुबह बहुत साधारण शुरू हुई। न कोई खास उम्मीद, न कोई भारी डर, बस वही रोज की धूप जो आंगन में आकर ठहर गई थी। उसने उठकर झाड़ू लगाई, मिट्टी को एक कोने में समेटा,
और उसे लगा जैसे ये छोटा सा काम भी भीतर के बिखराव को थोड़ा सा समेट देता है। नहर की तरफ जाते हुए रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग अब वहां कम रुकते हैं, जैसे उम्मीद की बात करते करते थक गए हों। रमेश रुका, क्योंकि अब रुकना उसकी आदत बन चुकी थी। नहर आज भी वैसी ही थी, कहीं कहीं गीली, कहीं सूखी, कहीं चुप, कहीं अपनी मौजूदगी जताती हुई। उसने हाथ पानी में नहीं डाला, बस पास बैठकर देखा, और उसे लगा कि अब देखने में भी एक तरह की प्रार्थना है, बिना मांगे की। तभी दूर से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, बहुत तेज नहीं, बस इतनी कि ध्यान खींच ले। रमेश ने आसमान की तरफ देखा। बादल धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे, जैसे किसी फैसले पर पहुंचने में समय ले रहे हों। ये देखकर उसके भीतर एक पुराना डर फिर हिला, लेकिन इस बार वो डर उसे पीछे नहीं ले गया, बस सावधान कर गया। घर लौटकर उसने दरवाजे की टूटी कुंडी ठीक की। बहुत दिनों से वो ढीली थी, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। आज उसे लगा कि कुछ चीजें बस इसलिए टूटी रहती हैं क्योंकि हम उन्हें ठीक करने से डरते हैं। दोपहर होते होते हल्की बारिश शुरू हो गई, बहुत पतली, धूल को बैठाने वाली। रमेश बाहर आंगन में खड़ा रहा, भीगने नहीं, बस बूंदों को गिरते हुए देखने के लिए। हर बूंद जमीन पर गिरकर जैसे एक छोटी सी आवाज कर रही थी, और उन आवाजों में उसे अपनी जिंदगी की अनकही बातें सुनाई दे रही थी। नहर की तरफ से किसी ने पुकारा। उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी खड़ा है जो पहले दिन उससे मिला था। उसने कहा कि अगर पानी सच में आया तो बहुत कुछ बदलेगा। रमेश ने पहली बार जवाब दिया, बहुत धीमे, कि कुछ बदले या न बदले, नहर तो नहर ही रहेगी। बूढ़ा मुस्कुराया, जैसे उसे यही सुनना था। बारिश रुक गई, लेकिन हवा में ठंडक रह गई। शाम को रमेश ने खेत की मेड़ पर चलना चुना। मिट्टी नरम थी, पैर धंसते थे, और हर कदम के साथ उसे ये एहसास हुआ कि जमीन पर चलना भी एक तरह का भरोसा है। मेड़ के पास एक टूटा हुआ आईना पड़ा था, शायद किसी ने फेंक दिया हो। रमेश ने उसे उठाया। उसमें अपना चेहरा देखा, टूटा हुआ, कई हिस्सों में बंटा हुआ, और पहली बार उसे वो चेहरा अजीब नहीं लगा। उसने आईने को वहीं रख दिया, क्योंकि अब उसे अपने पूरे या अधूरे होने का सबूत साथ रखने की जरूरत नहीं थी। रात को उसने खाना बनाया, खाया और दिया जलाकर बैठ गया। लौ में उसे माँ, पिता, बहन और खुद के कई रूप दिखे, सब एक साथ, बिना किसी के ऊपर किसी को रखे। उसे लगा कि शायद यही स्वीकार है, सबको एक साथ जगह देना, बिना तय किए कि कौन सही था और कौन गलत। बाहर फिर से हल्की हवा चली, नहर की तरफ से मिट्टी की गंध आई। रमेश ने आंखें बंद की और उस गंध को अपने भीतर उतरने दिया। उसे अब ये डर नहीं था कि अगर कल पानी नहीं आया तो क्या होगा, और अगर आया तो क्या होगा, क्योंकि उसने ये सीख लिया था कि हर मौसम अपने साथ कुछ सिखाकर ही जाता है। देर रात उसने चारपाई पर लेटते हुए ये महसूस किया कि उसकी सांसें अब उथली नहीं हैं, गहरी है, जैसे उसने बहुत समय बाद अपने ही भीतर जगह बना ली हो। नींद आई, बिना किसी कहानी के, बिना किसी सवाल के, बस आई और उसे अपने साथ बहा ले गई। ठीक वैसे ही जैसे सूखी नहर की आखिरी धार बहती है, बिना ये बताए कि वो कहाँ तक जाएगी, लेकिन ये यकीन दिलाते हुए कि उसका बहना असली है। उस असली बहाव के एहसास के साथ रमेश की सुबह कुछ ज्यादा ही शांत खुली, जैसे रात ने उसे जरूरत से ज्यादा नहीं, बस उतनी ही नींद दी हो जितनी मन को चाहिए थी। वो उठा तो आंगन में धूप फैल चुकी थी, लेकिन आज उसकी रोशनी में कोई उतावलापन नहीं था, बस एक ठहराव था। उसने चुपचाप चूल्हा जलाया, रोटी सेंकी, और खाते हुए पहली बार उसे ये नहीं लगा कि वो अकेला है, बल्कि ये कि वो खुद के साथ बैठा है। नहर की तरफ जाते हुए उसने देखा कि रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मिट्टी से लथपथ, हंसते हुए, और एक बच्चा बार बार गिरकर उठ रहा था, रोए बिना, जैसे गिरना उसके खेल का हिस्सा हो। रमेश कुछ देर वहीं रुका, उस बच्चे को देखता रहा, और उसे लगा कि शायद जिंदगी भी हमसे यही उम्मीद करती है
कि हम गिरने को भी जीने की प्रक्रिया मान लें। नहर के पास पहुंचकर उसने देखा कि आज वहां पानी ज्यादा साफ दिख रहा है। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना कि उसका बहाव आंख से पकड़ा जा सके। रमेश ने पास बैठकर उसे देखा और पहली बार उसे ये डर नहीं लगा कि ये फिर सूख जाएगा, क्योंकि अब उसने बहाव को टिकाऊ होने की शर्त पर नहीं अपनाया था। उसी समय उसे लगा जैसे नहर के किनारे खड़े पेड़ भी थोड़े सीधे हो गए हों। पत्तियां हवा में ज्यादा खुलकर हिल रही थी और छाया में एक सुकून था। वो वहीं बैठा रहा और अपने भीतर उन दिनों को याद किया जब वो सिर्फ इंतजार करता था, बिना ये जाने कि इंतजार भी एक काम होता है। दोपहर तक गांव में ये खबर फैल गई कि ऊपर से पानी धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन लगातार। कुछ लोग खुशी से भर गए, कुछ को शक था और कुछ चुप थे। रमेश चुप रहने वालों में था, लेकिन उसकी चुप्पी अब खाली नहीं थी। वो भरी हुई थी समझ से, स्वीकार से। शाम को उसने नहर के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की दीवार बनाई, पानी को रोकने के लिए नहीं, बस उसकी दिशा समझने के लिए। पानी दीवार से टकराकर हल्का सा मुड़ा और आगे बढ़ गया। रमेश मुस्कुराया। उसे लगा कि यही तो जिंदगी है, थोड़ी सी दिशा बदलती है लेकिन रुकती नहीं। घर लौटते वक्त उसने मां की डायरी हाथ में ली। आखिरी पन्ना खोला। उसमें कुछ भी लिखा नहीं था, बस एक खाली जगह थी और उस खाली जगह में उसे अपनी सांसें सुनाई दी, जैसे अब आगे का लिखा हुआ उसी को भरना है। रात को उसने दिया जलाया, लेकिन इस बार उसे दिए की जरूरत नहीं थी। फिर भी उसने जलाया, आदत से नहीं, कृतज्ञता से। लौ शांत थी और उस शांति में उसे अपनी बहन की हंसी सुनाई दी, दूर से, बहुत दूर से, लेकिन साफ। उसने आंखें बंद की और उस हंसी को जाने नहीं दिया, न पकड़ने की कोशिश की। बस सुना। बाहर हवा में अब नमी ज्यादा थी और नहर की तरफ से पानी के बहने की बहुत हल्की आवाज आ रही थी। रमेश चारपाई पर लेटा और उसे एहसास हुआ कि ये कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर है। लेकिन जिंदगी नहीं, जिंदगी तो अभी भी चल रही है, उसी तरह जैसे नहर अब भी बह रही है, बहुत शोर के बिना, बहुत दावा किए बिना, बस अपने होने को निभाते हुए। और इसी एहसास के साथ उसकी आंखें बंद हो गई। मन में कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक गहरी सधी हुई शांति, जैसे किसी लंबे सफर के बाद इंसान अपने घर की देहरी पर बैठ जाए। उसी देहरी पर बैठे होने के एहसास के साथ रमेश की आखिरी सुबह आई, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी हलचल के, बस ऐसे जैसे हर सुबह आती है। लेकिन आज उसकी आंखें खुलते ही उसे ये जानने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि भीतर कोई सवाल नहीं था। उसने आंगन में कदम रखा। दीवार की दरार में उगा पौधा अब और फैल गया था। पत्तों पर रात की नमी चमक रही थी और उस चमक में उसे अपनी ही आंखों की थकान नहीं, बल्कि सुकून दिखाई दिया। नहर की तरफ जाते हुए रास्ता वही था, लेकिन उसके कदम अब लौटने के लिए नहीं, पहुंचने के लिए थे। नहर के पास पहुंचकर उसने देखा कि पानी अब साफ तौर पर बह रहा है। बहुत गहरा नहीं, बहुत तेज नहीं, बस उतना कि मिट्टी उसे रास्ता दे रही थी। रमेश वहीं खड़ा रहा, देर तक, बिना किसी खुशी के उछाल के, बिना किसी डर के साए के। उसे समझ आ गया कि जिस पानी का वो बरसों से इंतजार कर रहा था, वो सिर्फ नहर में नहीं था, वो तो उस इंतजार में ही धीरे धीरे उसके भीतर उतर चुका था। उसे याद आया कि उसने कितनी बार खुद को दोष दिया, कितनी बार चुप्पी को कमजोरी समझा और कितनी बार डर के कारण जीवन को आधा जिया। लेकिन आज उन सब बातों में कोई कसक नहीं थी, वे बस यादें थी, जैसे पुरानी दीवारें जो अब गिरती नहीं, बस खड़ी रहकर ये बताती है कि यहां कभी कुछ टूटा था। उसने नहर की सतह पर पड़ती रोशनी देखी। पानी उसे लौटा नहीं रहा था, बस स्वीकार कर रहा था। और उसी स्वीकार में रमेश ने खुद को भी स्वीकार कर लिया, एक इंसान की तरह जो डरता है, रुकता है, पछताता है, लेकिन फिर भी चलता है। उसे लगा जैसे मां की आवाज हवा में घुल गई हो, बहुत धीमी, ये कहते हुए कि देर से आना भी आना ही होता है।
उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और जब खोली तो कोई भारीपन नहीं था, बस हल्कापन था। ऐसा हल्कापन जो रोने के बाद नहीं, समझ आने के बाद आता है। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था, गांव जाग चुका था, बच्चे हंस रहे थे और नहर बह रही थी। रमेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब उसे किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं थी। वो घर की तरफ चला, शांत कदमों से, ये जानते हुए कि कुछ घाव रहेंगे, कुछ डर लौटेंगे, लेकिन अब वे उसे तोड़ेंगे नहीं, बस याद दिलाएंगे कि वो जिंदा है और उस जिंदगी को उसने आखिरकार बिना लड़ाई के अपना लिया है। जैसे सूखी नहर की आखिरी धार ने अंत में बहना चुन लिया हो, बिना शोर के, बिना शिकायत के, मानो किसी बहुत पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर यह कहानी आपके दिल तक बहुत धीरे से पहुंची हो, तो इसे वही रहने दीजिए, बिना शब्दों के, बिना किसी से कहें। इतनी देर तक इस खामोश बहाव के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब बस आंखें बंद करें और उस सुकून को बहने दें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी हल्का किया हो, तो इसे किसी से कहने की जरूरत नहीं, बस इसे अपने भीतर रहने दीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं होती, वे बस साथ चलने के लिए होती है। इतनी देर तक इस खामोश बहाव में बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आंखें बंद करें और सुकून को पूरा होने दें।